नमस्कार और शुभ संध्या। ग्लो वेबिनार्स के इस महीने के वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। ग्लो यानी जेन्युइन, लविंग, आउटस्टैंडिंग वुमेन हार्टफुलनेस संस्था की विश्व भर की महिलाओं को ध्यान सिखाने की एक पहल है। ग्लो में कई निपुणताओं की महिलाएं हमारे साथ जुड़ती हैं और कई विषयों पर चर्चा करती हैं। ये हमारे इस वर्ष का सबसे पहला वेबिनार है और आप सभी का स्वागत है। इस महीने हमारा शीर्षक है जीवन का नाम ही आनंद है। आज हमारे साथ है रूबी कार्मन और परिधि सिंह। आइए हम अपने वक्ताओं के बारे में कुछ जानते हैं। रूबी जेन कार्मन एक मेडिटेशन ट्रेनर और मेडिटेशन इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव एक किताब की सह-लेखक यानी को ऑथर हैं। और हमारे साथ है परिधि सिंह जो सॉलिसिटर इन ट्रेनिंग है, हार्टफुलनेस अभ्यासी है और योगा की शिक्षक हैं। आप दोनों का हमारे साथ आज स्वागत है। नमस्ते। आइए हम अपने वेबिनार की ओर बढ़ते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारा जो विषय है जीवन ही आनंद है, जिंदगी को सही तरीके से डिस्क्राइब करता है? क्या उसका वो सही तरीके से परिचय करता है? हम आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद सारा इस प्रश्न के लिए। जब मैंने सबसे पहले ये कुछ शब्द सुने, जीवन ही आनंद है, तो जो मेरा पहला ख्याल आया कि जीवन में जो आनंद का अनुभव होता है, वो हम किस वजह से करते हैं? क्या हम उसका अनुभव उस वजह से करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में वो परिस्थितियाँ आई हैं जिन्होंने हमें आनंदमयी महसूस कराया है? या फिर आनंद की जो स्थिति है, वो हमारे अंदर ही, भीतर ही कहीं पर है? तो जब मैंने ये प्रश्न सुना तो मेरे को ये ख़्याल आया कि शायद इस प्रश्न के द्वारा हमें ये पूछना चाहिए कि हम आनंद की जो खोज है, क्या हम उसको बाहरी रूप में देख रहे हैं या हम उसको अंदरूनी अपने अंदर खोज रहे हैं? और आई थिंक जो एक और चीज़ मैंने सोची और इसके बारे में मैं अपनी माँ से भी चर्चा कर रही थी। तो उन्होंने भी यही कही कि अगर आप देखा जाए तो आनंद की जो स्थिति है, वो खुशी या जॉय जो कहते हैं, उससे थोड़ी-सी हट के है और उसमें एक स्थायीपन है जो शायद खुशी या आप जो कहेंगे मोमेंटरी जॉय पल-पल में जो खुशी होती है, वो शायद ज़्यादा क्षणिक होती है। तो जब मैंने ये फ्रेज़ या फिर ये जो कुछ शब्द सुने, तो मेरे अंदर ये ख़्याल आया कि शायद जीवन में हमें हमारे को ये सिखा रही है कि हमें कहीं जो खोज है इस आनंद की, वो बाहर नहीं शायद अंदर हमारे अंदर ही हमें देखनी पड़ेगी। तो हाँ, जब मैंने ये सवाल देखी है, हमको ये लगा कि हाँ, हम बोल सकते हैं कि हाँ, जीवन ही आनंद है। लेकिन हमको ये लगता है कि ज़िंदगी में दोनों चीज़ें हैं, सुख और दुःख, आनंद और दर्द और ज़िंदगी में बहुत दर्द है और बहुत आनंद भी है, दोनों साथ-साथ मिलते हैं। जैसे शायर बोलते हैं ना कॉइन, उसको कहते हैं कॉइन है, एक एक तरफ से आनंद, दूसरी तरफ से दर्द। हुँ। लेकिन जैसे परिधि बोल रही है ना, कि हमको लगता है कि जो आनंद है, वो हमारे मन के अंदर है। तो इसका ये है, ये सवाल है कि आप सब लोग को पूछना चाहते हैं कि उसको कैसे ढूँढ लें? उसको कैसे मिले? जैसे परिधि बोल रही है कि लोग बाहर से दिखते कि खुशियाँ कहाँ हैं? मेरा खुशी कहाँ है? कहाँ ढूँढ लें? तो हम जो योगा करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वो कहते हैं कि आनंद हमारे अंदर है, हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर है। तो उसका ढूँढना, फिरना उसको फिर सवाल नहीं है, कुछ पूछने वाली बात नहीं है क्योंकि हमारे अंदर है। लेकिन ये है कि कभी-कभी हम अ, एक पल को चाहिए कि चलो बैठो और उसको महसूस कर लें, जैसे परिधि भी बोल रही कि अनुभव में। जी बिल्कुल, हमें खुशियाँ तो अपने अंदर ही खोजनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि ये संसार क्षण भंगुर है।
इसमें दुःख क्या और सुख क्या। तो हमें कुछ एक समान ही ट्रीट करना चाहिए और ये हमारे दूसरे सवाल पे ले जाता है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ज़िंदगी में मेरी किस्मत में दुःख ही लिखा है, मैं कितना सफ़र करूँगा और तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में दुःख हमारी किस्मत में लिखा है? क्या हम इसे कॉन्शियसली चेतनात्मक तरीके से बदल नहीं सकते हैं? हम अपनी लाइफ़ में हैप्पीनेस कैसे ला सकते हैं? क्या-क्या कर सकते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकें, हमारी लाइफ़ को आनंदमय बना सकें? हुँ। ये थोड़ा कठिन प्रश्न है क्योंकि मेरे ख़्याल से जो भी शायद इस वेबिनार को सुन रहा है, कहीं न कहीं वो ये ज़रूर मानता है कि आनंद की खोज अंदरूनी है और जो पल भर पल हमारे साथ अनुभव हो रहे हैं, भले ही वो खुशी के हों या दुःख के हों या गम के हों या बहुत कठिन क्षण के द्वारा हम व्यतीत हो रहे हैं। परंतु उसको किस तरीके से अपने जीवन में वो स्थिरता लाई जाए ताकि वो बैलेंस जो कहा जाता है लाई जाए कि जिसके द्वारा हम जो पल भर पल बदलाव आ रहे हैं और जो हमेशा आते रहेंगे, जो 10 साल पहले आपके साथ हुआ था शायद वो 10 साल बाद नहीं होगा और जो 10 साल बाद होगा शायद आप उसके बारे में बिल्कुल तैयार भी नहीं हैं। पर ये जो अलग-अलग हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं, इनको पहली बात तो समझना कि ये आती-जाती रहेंगी। इससे हमें काफ़ी नियंत्रण महसूस होता है। क्योंकि कहीं न कहीं मेरे ख़्याल से जो लोग कहते हैं कि मेरे साथ हमेशा ये बुरा ही हुआ है या मेरे साथ हमेशा गलत हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि ये सत्य नहीं है। हो सकता है कि आपकी परिस्थितियों की वज़ह से आपके साथ ये अनुभव हुए हों। पर कहीं न कहीं यह महसूस करना अपने अंदर कि मैं मानती हूँ कि जो भी मेरे साथ हुआ है या होता आ रहा है या होएगा, वो हमेशा बदलता रहेगा और इस बदलाव में मुझे मेरा किनारा नहीं खोना है। ये जो समझ है, इसको समझने से ही मेरे ख़्याल से काफ़ी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, शायद इस परिस्थिति में मेरा नियंत्रण है। और एक जो मैंने चीज़ पिछले साल सीखी थी हार्टफुलनेस के द्वारा एंड उसने मेरी काफ़ी मदद की है, कि परिस्थितियों में आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके पास भी थोड़ा नियंत्रण है और हो सकता है कि परिस्थिति में कुछ आपके बाहर हो, जो आपका नियंत्रण में ना है, तो उसको किस तरीके से देखा जाए। तो जैसे उदाहरण जो शायद मैं अभी क्योंकि मैं यहाँ पे वकालत की ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो जो मेरा अभी अनुभव हुआ वो ये है कि जैसे आप एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करते हो, तो जो उसमें सबसे बड़ा जो डर होता है, वो होता है कि आपका परिणाम क्या आएगा, है ना? और आपका परिणाम जो है, वास्तव में वो आपके हाथ में नहीं है। जो आपके हाथ में है कि आप हर रोज़ कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितने मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और आप अपना कितना ध्यान रख रहे हैं। सोना, खाना ये सब और पढ़ाई करना। पर कहना आसान है कि आप चिंता ना करें, आनंदमय रहें, आपकी परीक्षा चल रही है, कोई नहीं, सब बिल्कुल बढ़िया जाएगा। वह कहना आसान है, पर उसको जीना थोड़ा कठिन है। तो जो मैं कह रही थी जिसने मेरी मदद की ये कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं अगर जीवन के में जो आपके साथ हो रहा है, आप उसको 3 वृत्त में अलग-अलग कर दें। तो वृत्त मतलब गोला। जो सबसे अंदर वाला गोला है, वो है जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं। तो ये हम कब उठ रहे हैं, क्या हम ध्यान कर रहे हैं या नहीं, क्या हम अपने दोस्तों से जो हम महसूस कर रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं या नहीं। इस गोले से थोड़ा-सा बड़ा गोला इसके बाहर जो है, वो है वृत्त प्रभाव का, जिसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जो प्रभाव का व्रत है, उसमें हम जो हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम थोड़ा-सा अपने नियंत्रण में है, परंतु पूरी तरीके से काबू नहीं कर सकते। तो उसका बहुत अच्छा उदाहरण है जो आपका दोस्त है, जो आप चाहते हो भई तुम हार्टफुलनेस ध्यान करो, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, पर वो सुन नहीं रहे हैं। वो बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम्पल है जो इस प्रभाव के वृत्त में आता है क्योंकि आप जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, आप उस पे थोड़ा नियंत्रण है, परंतु मतलब आगे देखा जाए तो लोगों का जो मन करेगा आप उसको ज़्यादा बदल नहीं सकते। मेरे ख़्याल से हम सब अपने जीवन में एक उदाहरण ज़रूर सोच सकते हैं जहाँ पे हमने कोई शायद या शायद जो प्रियजन ना हो, ऑफ़िस में कोई आपका कॉलीग हो,
उसका अपने विचार धीरे-धीरे बदला किसी चीज़ को लेके या शायद अपने पेरेंट्स का विचार किसी चीज़ को लेके बदला, तो वो आपका व्रत जो आपके प्रभाव का व्रत होता है। और जो सबसे बाहरी व्रत होता है जिसको बोलेंगे चिंता व्रत, सर्कल ऑफ कंसर्न। चिंता व्रत वो होता है जिसमें वास्तव में आपके हाथ में है ही नहीं कोई नियंत्रण। अब कोरोना वायरस उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कोविड हुआ, कई लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कई लोगों को बहुत बीमारी हुई है, दुख हुआ है, काफी बुरी चीजें हुई हैं। अब आप इसकी न्यूज़ अगर आप पढ़ते चले जाएँ और आप अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं क्योंकि दुनिया में और संसार में क्या हो रहा है। पर देखा जाए तो उसमें आपके हाथ में बहुत ही कम नियंत्रण है, आप उस परिस्थिति को नहीं बदल सकते। आप सबसे ज़्यादा जो कर सकते हो उस परिस्थिति में अपने दोस्त और अपने जो परिवार है उससे आप संबंधित रहें, आप उनसे पूछें वो कैसा कर रहे हैं और पर उससे ज़्यादा आप नियंत्रण में नहीं है वो। तो ये जो जीवन को आनंदमयी रूप से जीना है, ये काफ़ी लंबी जर्नी है और इसका कोई सिंपल एक आसान सा कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर इंसान के लिए इसका जवाब बदलेगा। परंतु जो मैंने देखा है जो काफ़ी मदद करता है, वो है कि पहले ये समझना कि पूरी तरीके से मेरा जीवन मेरे हाथ में शायद ना हो, पर काफ़ी कुछ मेरे हाथ में है। और ये जो 3 व्रत हैं, जो प्रभाव का व्रत है, नियंत्रण का जो सबसे अंदरूनी व्रत है और जो बाहर का व्रत है, जो कि हमारा चिंता व्रत है। हमें क्या करना है कि हमारा प्रभाव और नियंत्रण व्रत में जो चीज़ें उसे बढ़ानी है, ताकि हम अपने जीवन में जितना कर सकते हैं उतना करें। और जो उस चिंता व्रत में है, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसे छोड़ना है। भविष्य की चिंता, पिछले मतलब सालों में क्या हुआ, इन सब को हमें छोड़ना है। और इससे धीरे-धीरे हम अपनी मानसिक स्थिति बदल सकते हैं। जब परिस्थितियाँ बुरी होंगी तो हम उसमें ये नहीं देख रहे हैं कि ये बुरा क्यों हो रहा है, हम देख रहे हैं कि हाँ, शायद कुछ बुरा है, पर क्या मैं उसको सँभाल सकती हूँ? क्या मैं उसको बेहतर कर सकती हूँ? तो ये मेरा कुछ शुरू का ख़्याल है। रूबी, सारा अगर आपको कुछ जोड़ना हो। थैंक यू परी। हाँ, बस मैं ये सोच रही थी कि अ, ये सवाल कैसे कैसे आंसर कर लो, कैसे जवाब दे दो। तो हमको ये लगता है कि अपने अनुभव से करना पड़ता है कि थियरेटिकली से नहीं करना है। लेकिन जैसे परी कहती है, हाँ, मैं मानती हूँ कि जो चीज़ आपके काबू में नहीं है, वो छोड़ दो, वरना तो आपका बहुत यानी कि वक़्त ज़ाया हो जाएगा, सोच-सोच के कि ये क्यों है, वैसा क्यों है, दुनिया में क्या-क्या हो रहा है। तो मेरा ये है, सोचो जैसे अभ्यास कि रोज़ रोज़ के जी लो, मतलब डे बाय डे हम कहते हैं इंग्लिश में, है ना? कि कैसे बोल दिया जाए कि हर दिन में अब ढूँढना चाहिए कि खुशियाँ, आनंद, कि बेशक कोई छोटी-छोटी चीज़ है, जैसे किसी ने आपको तारीफ़ किया या जिसने कोई सॉरी, काइंडनेस काइंडनेस को मुझे आता नहीं हिंदी में। हाँ, कोई अच्छा आपके लिए कर ले, है ना? तो ऐसे पल, ऐसे अनुभव में अम, और खुशियाँ आ जाती हैं कि जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में ग्रैटिट्यूड भी, हुँ, कि जो हमारी ज़िंदगी में अच्छा है, वो याद करना है, वो तो बहुत अच्छा है। और ये भी मेरा अनुभव है कि हमारा किस्मत, हमारा वो वो फिक्स नहीं है। ह हमारी चॉइस है, ऐसा सोचो। हम बदल सकते हैं अपना ज़िंदगी, लेकिन इसके इसके ये है कि एटीट्यूड के बहुत ज़रूरी हिस्सा है कि हम अपनी दुनिया, अपना जीवन कैसे देख लें। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि जैसे बच्चों की तरह हमको दुनिया को देखना है, और मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा है। ये मशवरा बहुत अच्छा है। तो आपने बहुत अच्छे उपाय दिए कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। टेकिंग अ डे टेकिंग इट डे बाय डे, जिसे हम कहते हैं कि आज के दिन में जीना। जैसे हमारे स्पिरिचुअल गाइड दादी कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी हमारे हाथ में है, हमारी नियति का हम निर्माण कर सकते हैं।
ये बहुत ही सच्ची बात है और इस आंसर के साथ वो रेज़ोनेट करती है। पर कुछ लोग के लिए ऐसा होता है कि उनकी डेस्टिनी रियली उनके हाथ में नहीं आती है या उन्हें ऐसा लगता है और ये लोग वो होते हैं जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं और जो ऐसे सिचुएशंस फेस कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब वो लोग काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो काउंसलिंग उन्हें कितनी खुशी दे सकती है और काउंसलिंग हमें हमारे लिए क्या कर सकती है कि हम दोबारा खुश हो सकते हैं? क्या हम अपने अपने पोटेंशियल तक खुश हो सकते हैं उससे या फिर कितने हद तक खुश हो सकते हैं? अच्छा, तो मैंने एक किताब पढ़ी थी जब मैंने साइकोलॉजी को स्टडी किया मास्टर्स तक और मैंने कम्युनिटी मेंटल हेल्थ में काम भी किया। तो मेरे काफ़ी सोचो अनुभव है उस बात पे और कई वक़्त में मुझे भी डिप्रेशन हो गई थी। तो मेरा काफ़ी सोचो एक्सपीरियंस है तो मैं बात कर सकते हैं। तो कभी-कभी लगता है कि हाँ, ये डिप्रेशन क्या चीज़ है, ये लोग समझते नहीं हैं और बहुत कन्फ्यूज़न भी रह जाती है कि क्या चीज़ है, उसको क लोग कैसे मदद कर सकते हैं और काउंसलिंग के बारे में बहुत लोग बातचीत करते हैं। तो एक मैं पहले ये बताना चाहती हूँ सब लोगों का कि कभी-कभी डिप्रेशन वो है सोचो हिंदी में हिंदी लफ़्ज़ नहीं आ रहा है अभी कि हम कहते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन है कि ज़िंदगी की वजह से अब अगर कुछ हो गई कि जैसे कुछ डेथ हो गई या कुछ बहुत बुरी हालत कुछ ज़िंदगी में मुसीबत है, कुछ दिक्कत है, कि सोचो डिप्रेशन है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है? तो लोग सोचते कि एबनॉर्मल लेकिन नॉर्मल है, ठीक है? एक तो ये मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ऐसी ज़िंदगी में हो जाती है कि अम, सिचुएशन भी ऐसी है कि डिप्रेशन आ जाती है, ठीक है? लेकिन उसको लोगों को मदद करने के लिए बहुत कुछ है। हिंदुस्तान के बारे में इतने मैं इतना जानती नहीं हूँ कि क्या-क्या है। यूके में कभी-कभी बोलते हैं कि सर्विसेज़ की कमी है, लेकिन काउंसलिंग एक रास्ता है, लेकिन सिर्फ़ एक ही रास्ता है। और अगर काउंसलिंग वग़ैरह ढूँढना है और अब अम, किसी से मदद लेनी है, एक एक ये मशवरा है कि किसी को ढूँढ लो कि जिसके साथ आपको दिल से दिल जैसा कनेक्शन है, कि आपको समझ सकते हैं, ठीक है? एक तो ये कहती कि काउंसलर के पास क्यों जाएँ? अच्छा सा दोस्त ढूँढ ले या कोई परिवार के अंदर कोई अच्छा इंसान को ढूँढ ले कि बात कर लो, आपकी बात सुन लो। लेकिन कभी-कभी ये होता है कि रिश्तेदार या दोस्त है या कोई परिवार में वो समझते नहीं है और वो चाहते कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ। तो उनका सब्र नहीं है कि आप आपका सुन ले, आपकी दिल की बात। तो काउंसल के साथ ये है कि वो जैसे हम इंग्लिश कहते हैं बड़ी ऑब्जेक्टिव है, कि आपकी बात सुन सकते हैं, आपकी दिल की बात सुन सकते हैं, सारे आपकी दर्द, आपका दुःख, जो-जो आपको लगता है कि कोई सुन ना सके, है ना? और ऊपर से ये है कि हमारे दोस्त वो चाहते हैं कि हम खुश रहें, है ना? लेकिन कभी-कभी ऐसा ऐसा सिचुएशन कि हम खुश नहीं हो सकते हैं। किसी का डेथ हो या किसी का बहुत लाइक बुरा हालत है सिचुएशन। तो एक मैं ये आप सब लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। तो ऊपर से ये कि काउंसलिंग जो है और तरीके हैं वो जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में टॉकिंग थेरेपी, ऊपर से आर्ट थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी, हम जर्नल भी लिख सकते हैं। बहुत कुछ तरीके हैं कि आप हम अपने आप को मदद भी कर सकते हैं। और ये भी कहना चाहती हूँ मैं कि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि किसी बाहर वाले से मदद ले लें। लोगों को लगता है कि बहुत शर्म की बात कि हमारे घर की इज़्ज़त का बदनाम हो जाए, ये वो।
नहीं, ये छोड़ दो। अगर आपको मदद चाहिए, आपको आपको पता है कि चलो मैंने अब बात की मेरे अब दोस्त के साथ या अपनी मम्मी के साथ या अपनी मौसी के साथ, पर फिर भी मुझे लगता है कि मुझे और मदद चाहिए, तो मदद ले लेना। ये बहुत ज़रूरी बात है। और अब चुन लो, जैसे मैंने पहले बताया, चुन लो किसी के साथ आपको वो कनेक्शन है। वो इंग्लिश हमने एक्चुअली फ्रेंच लफ्ज़ को चोरी की कि वो हम कहते हैं रैपो, रैपो जैसा। हुँ। किसी के साथ रैपो हो तो वो चुन लेना। तो परी आप कुछ कुछ कहना चाहती हो इस बात हाँ, पे? बिल्कुल आपने आई थिंक बहुत सटीक तरह से आपने 2-3 बहुत सही चीज़ें पकड़ी कि आई थिंक अभी भी मुझे लगता है कि हम इंडिया में ही नहीं आई थिंक कहीं विदेशी प्रांतों में भी यही माना जाता है कि काउंसलिंग जो है किसी से बात करना या किसी की मदद लेना, उसके अगेंस्ट एक जो कहते हैं टैबू है कि उसको शायद कहीं पे बुरा माना जाता है एंड उसको बुरा मानने की कुछ वजह है जिसका मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में भी वो वजह हमें दिखती है। तो जैसा आपने बोला कि कहीं ऐसा लगता है कि हम सिर्फ अपने दोस्तों को या परिवार वालों को खुश देखना चाहते हैं और दूसरा कहीं पे हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कमी है कि मान लो हमारा बेटा या बेटी वो काउंसलिंग अगर ले रहे हैं तो शायद मेरी ममता में कमी है या मैंने जो उनका ध्यान रखा उसमें कमी है और मेरे ख्याल से ये थोड़ा गलत सोच है क्योंकि काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि जो आपने उन्हें दिया है अपनी क्षमता में वो कम है पर जो जीवन में उनके पास परिस्थिति आई है वह इतनी ज्यादा मुश्किल है उनके लिए कि शायद उनके लिए काउंसलिंग एक जरिया है जिसके द्वारा वो उस परिस्थिति से आगे जा सकते हैं परंतु उनको आपकी कमी अ, आप मतलब आपका जो सहायता है उसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। जैसे हमारे जो खुद के बारे में ही सोचा जाए, मैं भले ही 50 साल की क्यों ना हूँ, मुझे मेरी माँ की आवश्यकता हमेशा महसूस होएगी। भले ही मेरे जीवन में कुछ कुछ भी हो रहा है, जैसे हमें ऐसा लगता है जैसे। और आई थिंक एक और जो मेरे सोच में जो एक और मुझे लगता है कि चीज़ इंडिया में ख़ास तौर पे जो है, वो है कि लोगों को लगता है कि अगर आप काउंसलिंग लेंगे, तो आपको जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब होती हैं, वो आपको जीवन भर उनके ऊपर आभारी बना देती हैं। और ये कई बार ऐसे भी देखने में आया कि मेरी मम्मी चाइल्ड साइकोलॉजी का उन्होंने कोर्स किया है और वो काफ़ी स्कूल में प्रिंसिपल काम करती है, तो उन्होंने बच्चों के साथ में ख़ास तौर पे देखा है कि वो काउंसलिंग करवाई और उन्होंने अगर कुछ दवाइयाँ दी, तो घर वालों ने मना ही कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि दवाई इन्हें जीवन भर आभारी बना सकती है। और ये भी मेरे ख़्याल से गलत सोच है, क्योंकि कई बार दवाइयाँ एक टेम्परेरी क्या कहेंगे उसको बैंडेज जैसा होती है कि जब तक आपका घाव ठीक नहीं हो जाता, वो है। एंड ये ऐसा अनिवार्य नहीं है कि आजीवन आपको वो दवाइयाँ लेनी होंगी। तो जैसा रूबी ने बोला बिल्कुल सही है कि काउंसलिंग एक ज़रिया है और अगर आप डूब रहे हो, डूबते इंसान को तो कोई भी ज़रिया दिया जाए, वो महत्वपूर्ण है, जो उन्हें बचा सके। तो ये मेरे भाई से भी भ्राता से भी मैं इसके बारे में विषय में चर्चा कर रही थी, तो उन्होंने यही बोला कि काउंसलिंग हो, टॉकिंग थेरेपी हो, म्यूज़िक थेरेपी हो, जो भी आपको मदद करे उस परिस्थिति में, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है रा बल्कि ये सोच के कि मैं चाहती हूँ कि तू जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और ये जल्दी से जल्दी ठीक होना भी कहीं हमारे दिल में भले अच्छा भाव क्यों ना हो, पर इसका परिणाम शायद अच्छा ना हो किसी और के लिए। क्योंकि कुछ चीज़ों में घाव को भरने में वक़्त लगता है। एक छोटी-सी जो घाव है आपके हाथ में या आपका फ्रैक्चर हो जाए, तो वक़्त तो लगेगा ही। डॉक्टर ये थोड़ी ना कहेगा दोनों आपका 1 हफ्ते में ठीक हो सकता है। तो मेरे ख़्याल से डिप्रेशन और ये जो मेंटल हेल्थ डिजीजेस बोला जाता है जो मानसिक स्थिति पे आपको बहुत असर करती हैं ये काफी गंभीर हो सकती हैं ये ऐसा भी हो सकता है कि शायद शुरू में गंभीर दिखे पर आप अगर सही वक्त पे सही तरीके का आपको थेरेपी मिले तो आप जल्दी भी ठीक हो सकते हैं पर इसमें वक्त भी लग सकता है पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो रूबी ने कही है कि इसको एब्नॉर्मल कि ये कुछ जो सब कुछ जो सही होता है उससे एकदम परे है, ये नहीं सोचना है। ये वास्तविकता में ये कोई नई नई चीज़ नहीं है।
पर आज के ज़माने में हम इसके बारे में ज़्यादा समझते हैं, साइंस ने काफ़ी इसको देखा है, समझा है, इसके बारे में हम वर्णन आसानी से कर सकते हैं। पर डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम सदियों सालों से चलती आई है। ध्यान और ये जो अलग-अलग तरीके की माइंडफुलनेस भी कहेंगे, हार्टफुलनेस भी कहेंगे, ये जो चीज़ें हैं, ये मॉडर्न वे में सिंपल सॉल्यूशंस हमें देती हैं, साधारण जो कहेंगे उपाय देती हैं ताकि हम इन चीज़ों को थोड़ा-सा नियंत्रण में रख सकें। परंतु ये जो कहेंगे परेशानियाँ, ये काफ़ी सालों-साल से चलती आई हैं। तो मेरे ख़्याल से ये जो थोड़ी-सी गलत सोच है काउंसलिंग वग़ैरह को लेके, इसको हमें थोड़ा उससे बाहर निकलना है। और इसको बिल्कुल ऐसा सोचना है कि जैसे आप में कोई कमी नहीं है, पर शायद उनको और ज़रूरत है बिकॉज़ अभी जो उनके जीवन में हो रहा है उसके जो उनको कैसे उस तरीके से उसको वो बाहर उससे आ सकते हैं, उसमें ये एक एक ज़रिया है जिसके द्वारा वो मदद हो सकती है। धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे हम फिर से अपने ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग हमें टेक्नीक सिखाती है कि हम अपनी आगे की लाइफ़ भी बिना किसी पे निर्भर हुए हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हमें एक कॉन्फिडेंस देती है, और ज़रूर जब काउंसलर ऑब्जेक्टिव होता है, जब वो जज नहीं करता है, तो इंसान को डेफ़िनेटली ओपन अप करने की, अपने भाव को बिल्कुल खुले दिल से उनके सामने प्रस्तुत करने की क्षमता मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलती है। और काउंसलिंग डेफ़िनेटली एक तरीका हो सकता है कि वो अपनी खुशी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हमने काफ़ी बात की खुशी के बारे में, कि खुशी है क्या? उसका अलग-अलग प्रकार क्या है खुशी के? काउंसलिंग कैसे हेल्प कर सकती है उसमें? पर अब हम ये जानेंगे कि खुशी के या खुश रहने के फ़ायदे क्या होते हैं? कि बेटर क्यों है कि हम टेंशन या स्ट्रेस या तनाव में ना रहें और खुश रहें? इससे हमारी लाइफ़ में क्या लाभ हो सकता है? परिधि? मैं आपसे पूछने वाली थी रूबी। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है। उसको जवाब हम कैसे दे सकते हैं? अ, लेकिन ये है क्या, मुझे पता नहीं कि हिंदुस्तान या दुनिया में कैसे-कैसे सोचते हैं, लेकिन अ, हम लाइक माइंड, बॉडी, सोल सब एक ही है। ऐसा नहीं कि तो साथ में बड़ा कनेक्शन है उन उन 3 चीज़ों से। तो जैसे बोलते हैं कि हेल्थी माइंड इज़ हेल्थी बॉडी और सब कुछ ये बोलते हैं, है ना? तो जैसे आई थिंक परी आपने बोला, सारा आपने भी बोला कि यू नो ठीक सा खाना खा लो, हेल्थी खाना खा लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज़ कर ले रोज़ दिन में, ख़ासतौर ये लॉकडाउन की सिचुएशन में कि बहुत ज़रूरी है। और सोना, ठीक से सोना भी है। लोगों को लगता है कि बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर। कोई स्टूडेंट, कोई मम्मी सोते नहीं है रात को, फिर उनको लगता है ओह माय गॉड मुझे ये हो गया, एंग्ज़ायटी हो गई, डिप्रेशन हो गई, लेकिन ये कि नींद की कमी की वज़ह से आपको हो रहा है। तो ये सब चीज़ को सोचना चाहिए, पूरी लाइफ़स्टाइल के बारे में सोचना चाहिए। तो हम मेडिटेशन ट्रेनर तो हम ज़रूर कुछ बोलेंगे ध्यान के ऊपर, कि ध्यान को बहुत फ़र्क पड़ता है, कि अगर सुबह के टाइम पे, शाम का टाइम पे कुछ अभ्यास कर ले। हाला हालाँकि ये हो सकता है कि चलो ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ कर ले, जैसे प्राणायाम या ध्यान कर लो, जो भी हो। लेकिन दिन दिन भर ये सब कुछ करना पड़ता है अपने लिए, कि हम अपना फिज़िकल हेल्थ, अपना मेंटल हेल्थ को ठीक-ठाक रख सकें। तो पर ये पता नहीं आपको और कुछ कहना चाहती हो इस बात पे? हाँ, मतलब मेरे ख़्याल से ये प्रश्न थोड़ा सिंपल सुनने में बहुत सरल लगता है, पर इसका जवाब काफ़ी गहराई में जाया जा सकता है। हुँ, क्योंकि जैसे हम कहते हैं
जीवन आनंद है, यदि हम उस उन शब्दों के बारे में सोचें, तो कहीं न कहीं उसको हमें पूरा जैसे मानसिक स्थिति, हमारी शारीरिक कैसा हम स्वास्थ्य है हमारा, सबको साथ लेके चलना होगा। और जैसे मेरी कज़िन ने मुझे एक बार बताया था, वो साइकोलॉजिस्ट है यहाँ पे यूके में, एनएचएस में काम करती है। उन्होंने कहा कि इसको एक कॉफ़ी टेबल की तरह देखा जाए और उसके अगर 4 अगर उसके जो लेग्स बोलते हैं कॉफ़ी टेबल के लेग जो भी, उसको देखा जाए तो अगर एक भी उसमें से खराब हो या काम ना करे, तो स्थिरता नहीं रहेगी उस टेबल की। तो अगर आप उसमें देखा जाए हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा प्रभाव मतलब जो हम कैरेक्टर कहते हैं, जिसको हम कहेंगे हमारी प्रवृत्तियाँ, जो हैबिट्स होती हैं, वो और साथ में हमारा आत्मन। तो चारों पर हमें काम करना है, चारों का हमें एक वो बैलेंस बनाना है ताकि हम उस कॉफ़ी टेबल जो हमारे बॉडी है, हमारा जीवन है, उसमें हम आनंदमय रहें। तो मैं क्योंकि वकालत की पढ़ाई करती हूँ, तो वकालत के जो प्रोफ़ेशन है उसमें बर्नआउट की भी काफ़ी समस्या है और कई लोगों को लगता है कि इसका जो सुझाव है जो सुझाव दिया जाता है कि आप थोड़ा और वर्क लाइफ़ बैलेंस लाएँ और थोड़े अपने जीवन में अपना ध्यान रखें। परंतु ये सारी जो चीज़ें ये अंदरूनी तौर पे ज़्यादा गहराई में जाके आपकी परिस्थिति नहीं बदल पाती मेरे अनुभव में। तो हार्टफुलनेस अभ्यासी और योगा शिक्षक होने का जो फ़ायदा मैंने अपने खुद के जीवन में महसूस किया है, मैं उसका उदाहरण ज़रूर दे सकती हूँ। क्योंकि जो ध्यान है, उसको एक कीस्टोन हैबिट भी माना जाता है। मतलब आपके जीवन में आप कहीं नई प्रवृत्ति ला सकते हैं, नई हैबिट्स ला सकते हैं, जिससे आपकी ज़रूर सुधार होएगा जीवन में। परंतु ध्यान एक ऐसी चीज़ है यदि आपने उसमें हर रोज़ प्रतिदिन आपने 15-20 मिनट भी दिए, आपके पूरे जीवन में बर्ताव में आपको बदलाव महसूस होएगा। और योगा ख़ास तौर पे मैं इसलिए रिकमेंड करूँगी क्योंकि योगा भी एक ऐसा एक ऐसा उपाय है जो शरीर का ध्यान तो रखता ही है। पर योगा का जो सही मकसद है अगर उसको पतंजलि सूत्र में देखा जाए, ये दाजी भी काफ़ी इसके बारे में वर्णन करते हैं। तो योगा हमें शारीरिक रूप से ध्यान के लिए तैयार करता है, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से ये दोनों का जो संगम है, योग का और ध्यान का, वो हमें जीवन में बहुत नियंत्रण लाने में मदद कर सकता है। साथ में इसमें हम किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं। आँख बंद करके बैठना और एक चटाई खोल के योगा करना में ना हमें किसी और की आवश्यकता है, ना ज़रूरत है। वो सिर्फ़ हम और हमारे लिए हम खुद अपने लिए कर सकते हैं। तो जो कोरोना वायरस है उसका अच्छा एग्ज़ाम्पल ये है कि कई लोग जैसे जिम जाते थे, उनका जिम का जाना बंद हो गया। कई लोगों के लिए अपने आप से जूझना मुश्किल है और जिस तरीके से वो उससे डील करते हैं वो है कि अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। इसमें कुछ कमी नहीं है, पर जब कोरोना वायरस की वज़ह से ये सब होना बंद हो गया, तो कई लोगों को काफ़ी मुश्किल हुई इस दौरान कैसे वो अपनी भावनाओं के साथ वो डील कर सकें। तो मेरे ख़्याल से हमें अपने जीवन में स्ट्रेस को कम करने के लिए और जो चीज़ें हमें दुःख देती हैं, हमें अपने आप पर उस तरीके से काम करना है, उन चीज़ों और उन यंत्रों का उपयोग करना है, जो हमें अपने अंदर ही और अपने खुद हम स्वयं उसके उसमें हमारी क्षमता हो कि हम वो अपने आप से कर सकते हैं, अपने वक़्त में अपने ऊपर निर्भर हैं जिसको लेके। धन्यवाद परी। धन्यवाद। आपने कहा ध्यान और योगा के बारे में कि जब हम ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने लिए प्रैक्टिस करते हैं और हम कभी भी कर सकते हैं। कोई भी स्थिति आए जैसे कि लॉकडाउन आया, हम काफ़ी बाहर जाने वाली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए, पर ये हम डेफ़िनेटली कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी आंतरिक एक्टिविटी है। और इसी के साथ हम अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं और वो ये है कि आपने ये पहले भी बोला था जब हमने चर्चा शुरू की थी कि खुशी और आनंद में क्या फ़र्क है। तो हम थोड़ा गहराई में जाते हैं और हम इसके बारे में बात करते हैं कि खुशी क्या है, आनंद क्या है और हम किस प्रकार अपनी खुशी को आनंद में बदल सकते हैं। रूबी आप चलिए आप परी। हम
आपने तो मुझे कल जो थोड़े से अपने विचार भेजे थे हैप्पीनेस के बारे में, मैंने वो पढ़ा और मुझे वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें आपने इतने अलग-अलग तरीके से खुशी और आनंद के बारे में चर्चा की है। तो उसमें एक आपने कोट मेंशन किया है बिल्कुल अंत में, जिसको बाबूजी का एक कोट है कि खुशी वह जिसमें खुशी का एहसास या सोच ना हो, और वो इंग्लिश में था, हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट वेयर यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ हैप्पीनेस। हुँ, एंड जब मैंने ये पढ़ा तो 2 मिनट के लिए काफ़ी शांति महसूस हुई मुझे अंदर, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि जीवन में वो कौन से पल हैं जिसमें शायद मैं खुशी के बारे में सोच तक नहीं थी, क्योंकि मैं इतनी खुश थी, कि मैं इतनी आनंदमयी परिस्थिति थी अंदर या जो बाहर हो रहा था। और मुझे 2 ख़्याल आए। पहला तो जिस दिन मेरी शादी हुई थी, मेरा वेडिंग डे जो कहेंगे, और जो मेरी शादी कान्हा में और एक यहाँ यूके में भी हुई थी, मेरे हस्बैंड ब्रिटिश हैं। और दूसरा जो था, जो जो जनवरी लास्ट भंडारा में मैं गई थी, तो उसमें जो कुछ हम जब ग्रुप मेडिटेशन होता है, जो हज़ारों लोग हम बैठ के जब ध्यान करते हैं, तो उसका ख़्याल आया था। तो जब ये मैंने कोट सोचा और ये मुझे 2-3 ख़्याल आए, तो मैं काफ़ी इस एक एक शांति भी महसूस हुई जब मैं इनके बारे में सोच रही थी, और मेरे ख़्याल से आनंद और शांति में काफ़ी जोड़ है, और जो मुझे खुशी के बारे में लगता है वो थोड़ा-सा हट के है। खुशी जब मैं सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि पेट में तितलियाँ हों, आप उछल-कूद कर रहे हो और बहुत मतलब एक्साइटमेंट है, और आप खूब अंदर से बाहर सबको खुशी आप रेडिएट कर रहे हो, वो महसूस कर रहे हो। और आनंद होता है जिसमें एक आपके अंदर इतनी शांति है, एक वो जो साइलेंस कहते हैं, और उसमें आप अपने आप को एकदम खोया हुआ महसूस करते हो, जिसमें आपका स्वयं जो I होता है, वो बहुत ही कम है। एंड आप उसमें वो सोच कि मैं कौन हूँ, वो तक नहीं है। तो हुँ, मेरे ख्याल से जो खुशी और आनंद का जो जर्नी है, जो कहेंगे, वो है आई टू वी। तो पहले हम खुशी में हम अपनी खुशी पहले खुद से शुरू होता है आई, कि मैं अपने आप को खुश कर रही हूँ, है ना? मैं अपने लिए चीज़ें खरीद रही हूँ। जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समझ आती जाए, आई से वी होता है, कि मेरी खुशी मेरे बच्चों के लिए चीज़ें लेने में, मेरी खुशी पैसे औरों पे खर्च करने में है, मुझ में नहीं है। और हुँ, फिर हम वी से वापस आई में आते हैं। पर इस बार जो हम वापस अपने अंदर आए, खुद को ढूँढ रहे हैं, वो हमारा रियल सेल्फ है। हमारा एक्चुअल आत्मन जो है, उसके द्वारा हम अपने आप से कहते हैं जो सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हैं, अपने आप को जान रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से ध्यान मुझे उस जर्नी पर लेता जा रहा है। मैं अभी वो जर्नी कहीं मतलब अनंत जर्नी है ये, तो कभी ख़त्म नहीं होएगी। लेकिन मेरे लिए शायद आनंद खुशी में यही डिफरेंस है कि खुशी और दोनों अलग नहीं है, विपरीत नहीं है, साथ में है। तो मेरे को जो खुशी होती है शायद आज अपने ऊपर भी अपना ध्यान रख के भी खुशी होती है मुझे। जब मैं योगा करती हूँ, मैं बहुत खुश महसूस करती हूँ। आज मैंने आधा घंटा योगा किया। पर शायद आज मेरी खुशी में मेरे पति का ध्यान रखना, मेरे दोस्तों का ध्यान रखना, वो काफ़ी बड़ी जगह घेरता है मेरे जीवन में। पर साथ में अब जब मैं आनंद की ढूँढ देख रही हूँ, तो मैं ये नहीं सोच रही कि जब मैं पूरी वकील बन जाऊँगी या फिर मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मैं बहुत अच्छा कमाऊँगी, तो मैं एकदम अंदर से बिल्कुल अच्छा महसूस करूँगी। पर अब मैं आनंद की खोज ध्यान में करती हूँ। जब मेरे को वो जो सुबह या फिर शाम को या फिर रात को जब मैं प्रेयर करती हूँ, तो मैं जो अपने कहेंगे हाईएस्ट सेल्फ जो कहते हैं, जो मेरे अंदर में जो मेरा एसेंस है, जो मेरी आत्मा है शायद, उसमें मैं उस आनंद को ढूँढती हूँ। तो ये मेरा अनुभव है। रूबी, आप प्लीज़ अपने हाँ विचार। जी। अगर मैं और कुछ शेयर करना तो हाँ, बिल्कुल मुझे लगा कि खुशी और आनंद का क्या फ़र्क है, तो बिल्कुल जैसे आप बोल रही थी परिधि कि साथ में, लेकिन ये फ़र्क महसूस ये है कि खुशी कभी आ जाती, कभी चली जाती, कभी आ जाती, कभी चली जाती, जैसे समुंदर जैसा। तो आनंद जो है वो अंदर वाली बवियाँ है और वो जैसे सोचा हमेशा के लिए कि हमारी अंदर है और वो तो कभी नहीं चली जाएगा। तो वो लोग कहते हैं कि ये वो मन की भाषा है, वो मन का असलियत
रूप है ना? तो हमको ये लगता है कि ये फ़र्क है दोनों में। और मैं और क्या कहना चाहती हूँ, तो आनंद और खुशी के बारे में। तो हाँ, कि लोगों को लगता है कि जैसे आप बता रही थी कि चलो मैं वकील बन जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो हमेशा खुशियाँ ये कि पोस्टपोन कि जब तक ये कुछ हो जाएगा, जब जब हमारा घर हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊँगी। हमेशा वो हम कहते हैं डिले करके कि खुशियाँ कि हर वक़्त कि कल और ये काम खत्म हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊँगी। लेकिन आनंद वैसा नहीं है कि हमेशा है आपके अंदर, लेकिन उसको उसको याद करना सिर्फ़ और या उसको ढूँढना नहीं है आपके अंदर। बस हमको ये याद करना पड़ेगा कि हमारे अंदर है और बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। और जैसे अभी तो बच्चों के बारे में सोच रही है कि वो खुश है, जो हम खुश बोलते हैं, वो खुश है, उनको आनंद है, लेकिन उनको कोई इकरार नहीं है। और जैसे परिधि भी बोल रही थी कि कई समय जब मेरी शादी भी हो गई, वो भी एक आश्रम में थी और भंडारा के टाइम पे या कोई भी वक़्त हो सकता है कि एकदम से कि पूरा अंदर-अंदर जैसे कनेक्शन हो जाती है कि हमको वो आनंद भी बोल सकते हैं। और जब कभी मेडिटेशन भी करते हैं और जैसे कुछ समाधि की तरह वो स्टेट आ जाती है, ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ, ये आनंद है और मैं आनंद हूँ। तो इसके बारे में और कुछ नहीं बोल सकते। आई थिंक ये आपने बहुत सही चीज़ पकड़ी कि मैं आनंद हूँ। वो एक आनंदमय स्थिति में एक पूर्णता होती है। आपको ऐसा हुँ, लगता है मैं मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल खुश हूँ, मैं ही आनंद हूँ, जैसे आपने हुँ, बोला। हुँ। बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के। आपने कुछ बहुत अच्छी बातें कही हैं, जैसे आनंद हमें अंदर ही मिलता है, बाहरी चीज़ों से नहीं मिलता। जैसे हम अगर खाने की ही बात ले लें, अगर हम हमारे बॉडी का जो हंगर पैंग है, उसको मिटाते हैं, तो हमें भूख रोज़ लगती है। एक बार हमने आज खाया, इसका मतलब ये नहीं है कि कल भूख नहीं लगेगी। और हम ऐसा कहते हैं कि जो आनंद है, वो हमारे सोल का फूड है। एक बार हमारे सोल ने वो चख लिया, तो हमें फिर किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना होगा और वो हमारे साथ हमेशा रहेगी रहेगी वो फीलिंग। सो ये हमें बहुत अच्छा लगा। और एक छोटी-सी कहानी है जो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करती है। वो ये है कि एक आदमी एक बहुत छोटे से घर में रहता था और वो बहुत परेशान था। एक दिन उसकी वाइफ़ उससे कहती है कि आप जाइए और अपने गुरुजी से इसका सॉल्यूशन माँगिए, अब बहुत हो रहा है। तो वो आदमी अपने गुरुजी के पास जाता है और बोलता है, गुरुजी मेरा घर बहुत छोटा है, आप कुछ कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मैं कैसे बड़ा घर खड़ा कर सकता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, बेटा आप अपने घर जाइए और आपकी जो बतख है, उसे अपने घर में रख लीजिए। आदमी थोड़ा शॉक हो जाता है कि ये कैसा सॉल्यूशन दे दिया आपने मुझे। तो गुरुजी बोलते नहीं, नहीं आप जाइए और 1 हफ्ते बाद आइएगा। अभी पूरा हफ्ता वो बतख अंदर रहती है और वो और कचरा करती है घर में, हर जगह चल रही होती है। तो आदमी परेशान होके 1 हफ्ते बाद वापस जाता है, गुरुजी ये तो बिल्कुल सॉल्यूशन काम नहीं किया आपका, मतलब हम और परेशान हो गए हैं। तो गुरुजी बोलते अच्छा अब आप वापस जाइए और अपने गाय को घर में ले आइए। तो आदमी वापस परेशान हो जाता है, गुरुजी बोलते नहीं, नहीं आप 1 हफ्ते बाद वापस आइएगा। वो वापस अपने घर जाता है और अपनी गाय को अंदर लेके आता है। अभी गाय के आने से घर में और स्मेल हो गई है और जगह कम हो गई है। फिर वो फाइनली वापस गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी बोलते बेटा अब आप अपने डॉगी को ले आइए घर में। तो वो और परेशान हो जाता है। अभी फाइनली वो सारे एनिमल्स घर के अंदर है और वो आदमी, उसकी वाइफ़ और फैमिली सब बाहर रह रहे हैं क्योंकि इट इज़ बिकम अनबेरेबल। तो वो वापस जाता है, गुरुजी अब तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप ये कैसे सॉल्यूशन दे रहे हो? और वो भड़क जाता है गुरुजी पे और गुरुजी बोलते अच्छा बेटा अब एक काम कीजिए, आप घर जाइए और पहले बतख को निकालिए,
गाय को निकालिए और डॉगी को निकालिए और आपका जो घर है उसको साफ करिए और हवा और सनलाइट को अंदर आने दीजिए। और वो वैसा ही करता है जैसा गुरुजी ने कहा। और वो देखता है कि उसका जो घर था, जो उसको पहले बहुत छोटा लगता था, अब वो स्पेशियस लगने लगा है। और वो बोलता है, वाओ, मेरा घर इतना बड़ा है और इतनी सारी सनलाइट है, इतनी हवा आ रही है घर में, मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं था ऐसा था। तो ये कहानी हमें ऐसा बोलती है कि हम बाहर ये चीज़ों से आनंद नहीं ढूंढ सकते। हमें जो कंटेंटमेंट है वो हमें अंदर से मिलेगी, तभी हमारी लाइफ में ये आनंद आएगा। तो ये जी। कुछ नहीं। तो इस आनंद को महसूस करने के लिए हमारे हार्टफुलनेस की प्रक्रियाएं हैं, हमारा रिलैक्सेशन है और मेडिटेशन है, जो अब हम एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे। तो हम अपने अनुभव की ओर बढ़ते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक हल्की सांस लीजिए और आराम से बैठ जाएं। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों की ओर ले जाएं और उन्हें आराम दे दीजिए। महसूस करिए कि धरती माँ की ऊर्जा आपके पैरों से अंदर आ रही है और ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपकी एड़ी, आपके पैर के सोल्स, आपकी काफ मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। धरती माँ की ऊर्जा घुटनों में पहुंच रही है और उन्हें आराम पहुंचा रही है। अपना ध्यान अपनी जांघ पर ले आए। आपकी जांघ बिल्कुल आराम मग्न है। ऊपर से लेके नीचे तक आपके पूरे पैर को आराम महसूस हो रहा है। अब अपना ध्यान अपने बैठक पे ले आए। अपने बैठक को आराम दीजिए। महसूस करिए ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है, आपके पेट की मांसपेशियों को आराम दे रही है। अपने ध्यान को अपनी छाती की ओर ले आएं और छाती को आराम में लय होने दीजिए। एक गहरी सांस लीजिए और उसे छोड़ दीजिए। धरती की ऊर्जा अब आपके पीठ की ओर ऊपर बढ़ रही है। आपके पीठ का नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी आराम महसूस कर रही है। अब अपना ध्यान अपने कंधों पर ले आएं। महसूस करें जैसे आपके कंधे पिघल रहे हों। उन्हें गहरा आराम प्रदान हो रहा है। ऊर्जा आपकी बाहों को रिलैक्स कर रही है। आपकी कोहनी, आपकी हाथ, उंगलियां,
हथेली अंत तक रिलैक्स हो रही हैं। आपके हाथ रिलैक्स्ड हैं। आपके गले को रिलैक्स कर दीजिए। यदि कोई भी स्ट्रेन या तनाव महसूस हो, आप उसे रिलीज कर सकते हैं। महसूस करें कि ऊर्जा आपके चेहरे की ओर बढ़ रही है। आपका चेहरा बिल्कुल रिलैक्स्ड है। आपके होंठ, आपके गाल, आपकी नाक, आंखें और माथा पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। जब पूरा शरीर रिलैक्स हो जाए, तो अपना ध्यान अपने हृदय की ओर बढ़ाएं। महसूस करें कि आपका हृदय प्रेममय और प्रकाशमय है। हृदय पे नजर रखते हुए हम ध्यान करेंगे इस विचार के साथ कि दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है। डिवाइन लाइट इज प्रेजेंट इन माय हार्ट। यदि आपका विचार भटके, तो आप अपने आप को सौम्य भाव से रिमाइंड कर सकते हैं कि आप हृदय के दिव्य प्रकाश पे ध्यान कर रहे हैं। इसी के साथ ध्यान शुरू करते हैं।
जब भी आप तैयार हों, आप अपनी आँखें धीरे से खोल सकते हैं। उम्मीद है सारे दर्शकों को हमारा ध्यान का अनुभव पसंद आया हो। आप सब आज हमारे साथ जुड़े हैं, उसका बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों वक्ता रूपी कार्मन और परिधि सिंह का धन्यवाद और आप सब का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद और शुभ संध्या। उम्मीद है आप अगली बार भी ग्लो वेबिनार्स के साथ जुड़ते रहेंगे।